दोस्तों, जीटी लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। इट इज अ पॉडकास्ट वेयर वी एक्सप्लोर द फोरफ्रंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी and business innovation. Today, we are diving into a crucial topic that is on everyone's mind, our annual budget 2024. It got released on 23rd July 2024 by the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman. To help us unpack the implication of this budget, particularly for the energy sector and sustainability development, we have the pleasure of introducing a truly remarkable guest, Mr. Rakesh Jha. Rakesh is not just a distinguished professional, but also a great human being known for his warmth, integrity, and dedication to making a positive impact. As a partner working with BDO Consulting Group, Rakesh brings a wealth of experience and insights to the table, particularly in the realms of energy, infrastructure, and sustainable development. दोस्तों, the way we run our household, like कितनी हमारी अर्निंग है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, उसी तरीके से जिस हिसाब से कंपनी या एक बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को रन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कितनी रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंसेस है, बिल्कुल उसी तरीके से एक कंट्री को रन करने के लिए भी एक बजट एस्टिमेशन की ज़रूरत है। कितने रिसीवेबल हैं और कितने एक्सपेंसेस हैं, और इसी सब चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारा फोकस सर्टेनली एनर्जी या क्लाइमेट चेंज एज ए सेक्टर की तरफ जरूर रहेगा। राकेश, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन जीटी लॉग टू डिस्कस दिस इम्पोर्टेंट एंड टाइमली टॉपिक। वेलकम टू द शो टुडे। धन्यवाद अनुराग जी, आपको और आपकी टीम को। सबसे पहला तो ये जिस तरह का आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी खुशी हुई कि ऐसा भी कोई करता है कि ऐसे टॉपिक्स को जो कि सही में नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनली नहीं, अब तो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है, तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे जिसका इम्पैक्ट हो, तो उसको एक समझने की भी बात है, किस तरह से अच्छी तरह से समझा जाए और समझाया जाए। जी, ये इनिशिएटिव आपने लिया है, कुडोज टू यू एंड योर टीम फॉर दिस। मैं राकेश झा, एक फर्म है बीडीओ, उसमें काम करता हूँ। आई एम वर्किंग देयर एज पार्टनर फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी। और जैसा आपने बताया, बजट का क्लाइमेट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा, उसी एरिया में हम काम करते हैं। और मेरा मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो रहा है वो एनर्जी सेक्टर में ही रहा है। अलग अलग संस्थाओं के साथ काम किया है, गवर्नमेंट के साथ काम किया है, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, फंडिंग एजेंसीज, इन सब के साथ काम किया है। तो हाँ, कुछ मैं अपने विचारधारा जो मेरा है मैं उसको जरूर शेयर कर सकता हूँ। और आपने एकदम सही कहा कि ये एक एनुअल फेस्टिवल है। बजट जो गवर्नमेंट लेके आती है, बहुत तरह के एक्सपेक्टेशन होते हैं। आम आदमी का एक्सपेक्टेशन होता है, एग्रीकल्चरिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, इंडस्ट्रीज का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है, जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में हैं उनका अलग होता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी देखते हैं कि व्हाट न्यू is there in the budget for them, whether it will facilitate their investment or it will have some kind of adverse impact on their investment. तो हम सब लोग इस बजट से जुड़े हुए हैं, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस टाइप का बजट जो इस बार आया है, काफ़ी, मैं बोलूँगा, एक बैलेंस्ड बजट है। और जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया में, सबको ध्यान में रखा गया हो, चाहे वो जहाँ पे हम बोलते हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को स्पेशल प्रोग्राम्स, डिस्पेंसेशन दिया गया है। और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडिया इज इमर्जिंग एज अ काइंड ऑफ मेजर हब। बहुत सारे कंट्री ने ये सोचा, स्पेशली आफ्टर कोविड, जहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट किया था, चाइना प्लस वन का, चाइना प्लस अदर्स का एक कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, और इंडिया के साथ कुछ और कंट्री, इसके काफी सारे बेनिफिट्स मिले उसको। तो इस बजट में इन सारी चीजों का एक समावेश किया गया है। जैसा मैंने बताया, गरीब किसान से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे लोगों के लिए इस पे है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे किस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आता है। जी, तो जैसे बजट को हम लोग अगर इसको सामान्य शब्दों में बोले, तो जैसे जो भी कलेक्शन करती है जो गवर्नमेंट है, तो उसमें रिसीवेबल या रिसिप्ट जो है वो लगभग 32 लाख करोड़ का है। और जो हमारा एक्सपेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम द बोरोविंग, वो लगभग 48 लाख करोड़ का है।
इस तरीके के जो एक्सपेंसेस और जो कलेक्शन की बात करते हैं, उसमें अगर हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर जो एनर्जी सिक्योरिटी जो उसमें मेंशन्ड है, अगर हम लोग उस सेक्टर की स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि हमारे लोग जैसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बीडीओ, जो आपने बताया कि वो इस तरह के एरियाज में भी काम करती है, और उस तरह के एरियाज, ये क्लाइमेट चेंज, एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी ट्रांजिशन, ये बहुत ही हाईलाइटेड एरियाज हैं। तो क्या-क्या एक्टिविटीज इस तरीके के बजट से, जो कि इस प्रायोरिटी सेक्टर जो उन्होंने डिफाइन किया है सेक्टर नंबर 6, उससे क्या-क्या चीजें इम्पैक्ट हुई हैं या इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं? तो उस पे अगर कुछ रोशनी डाल सके तो। आपने एक बात काफ़ी अच्छी बोली कि एक जैसे हम अपने घर का कोई एक बजट बनाते हैं कि हाँ मेरी इनकम इतनी और मेरा खर्चा इतना है, कोई सेविंग होगा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट का भी यही होता है, मेरा बजट में मेरा रेवेन्यू कितना है और मेरा एक्सपेंडिचर कितना है। जी। और एक फिस्कल डेफिसिट की बात होती है कि भाई फिस्कल डेफिसिट इस बजट में कितना रहा। तो अगर वो पैरामीटर लेते हैं तो उस पैरामीटर पे भी इस बार का बजट काफी सही परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इस बार 4.9% है। कम हुआ है। कम हुआ है, 4.9% रहा है, जो कि काफी शायद ऑलमोस्ट 10% था, उससे 4.9 पे हम आए हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द बजट कि आपका जो बैलेंस है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। कुछ हालांकि ये भी देखें तो ये बोलते हैं कि हमारा आउटफ्लो जो मेजरली आपका आउटफ्लो है वो कहाँ हो रहा है, तो इंटरेस्ट में होता है। 37% ऑफ द टोटल जीडीपी इज गोइंग फॉर इंटरेस्ट आउटफ्लो पेमेंट। तो बट ये एक नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो फॉर एनी कंट्री, एंड स्पेशली द कंट्री विच आर डेवलपिंग और गेटिंग डेवलप्ड इन नेचर। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, जैसे अगर हम यूएसए का उदाहरण लें, हम लोग मानते हैं कि काफी एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, मगर अगर उनका भी देखें तो सबसे ज्यादा डेट यूएसए के ऊपर है। तो इंटरेस्ट आउटफ्लो इज नॉट अ बैड थिंग। व्हाट इज गुड दैट whether how effectively you are utilizing that money that you are getting from other agencies like World Bank, IMF and other. If you are utilizing it in a judicial manner so that it could pay you dividends, so you are creating infrastructure. With that investment, you are trying to bring in newer investment from foreign companies or even Indian companies. They are trying to get into investment mode. So that's the win-win situation for all of us. अगर एनर्जी की बात करें तो काफी सारे नए पहलू इस बार के बजट में हैं, और अभी हम एनर्जी की जैसे ही बात करते हैं तो हम उसमें क्लाइमेट जरूर जोड़ते हैं। बिल्कुल। और एक ग्रीन एनर्जी की बात जरूर होती है। और कोई भी देश हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप इन अ सस्टेनेबल मैनर। जहां आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वहां पे आपको क्लीन एनर्जी की बात करनी पड़ेगी। विदाउट क्लीन एनर्जी यू कैन नॉट हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बजट में भी काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट हैज गिवन अ गुड पुश टू द सेक्टर इन अ ग्रीनर वे। हम ये जानते हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू गेट टू 500 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। 500 गीगावाट पहुंचना अपने आप में एक काफी एम्बिशियस टारगेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज इंटरमिटेंट इन नेचर। जैसे अगर आप सोलर का एग्जांपल लें, दिन में आपको सोलर मिल सकता है, रात में आप क्या करेंगे? रात में देयर इज नो सन, सो यू कैन नॉट जनरेट सोलर पावर। क्लाउडी वेदर है, if it's raining you cannot generate solar electricity. तो अगर आपकी पूरी पावर ग्रीन नेचर की हो, which is slightly intermittent in nature, then how will you meet your base load? आपको तो इंडस्ट्री ये नहीं कर सकता कि हाँ जी जब सन की एनर्जी या सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी मिलेगी तभी मैं चलाऊंगा। तो वी नीड टू हैव फर्म पावर, और फर्म पावर अभी अगर आपने सोलर, विंड, पंप हाइड्रो या बैटरी, इन सारे टेक्नोलॉजी को इतना ढंग से इंटीग्रेट कर दिया दैट इट कैन प्रोवाइड यू 24/7 पावर सप्लाई, नथिंग लाइक इट। दैट्स द ड्रीम दैट वी हैव एंड देयर वी वांट टू अचीव। उसके पहले जब तक और उसमें काफी सारे बैरियर्स हैं। बैरियर्स हैं, एक तो टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉस्टली राइट नाउ। अगर आप स्टोरेज की बात करें तो वो भी काफी कॉस्टली है। एवेन्यूज अभी उतने ज्यादा नहीं है, या इम्पोर्टेड आपके रॉ मटेरियल, प्रेसियस मेटल की जरूरत होती है, स्पेशली स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में। तब तक आप क्या करेंगे? देन यू आर सपोज टू गेट इनटू कंटिन्यू बर्निंग कोल एंड गेट पावर, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड द बेस लोड। गवर्नमेंट का इस बजट में एक फोकस ये आया कि वो एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं।
इसमें क्या होता है, कोल तो आप यूज करेंगे लेकिन उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, Right. और जैसे ही आपकी इफिशियंसी बढ़ गई, दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ कोल, say it was giving you X unit of energy before, because of this particular Producing more technology, it will energy. give you X plus delta. So that means efficiency is getting increased, and then with the efficiency, the per unit emission of CO2 gets down. So this is a very good approach that the government of India has taken in this budget, and they are saying 800 megawatt of project will be installed under this technology, and NTPC and BHEL, they are going to join hands in this. तो ये एक नया तरह का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं. दूसरा एक न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली जब से जापान में वो केस हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो थोड़ा सा बैक बर्नर पे गया था. पर जैसे ही आप क्लीन एनर्जी की बात करते हो तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड यू काइंड ऑफ बेस लोड, जैसे कोल प्रोवाइड करता है. तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस. नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, rather many other government developed or developing, they are moving towards nuclear energy program. चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, रसिया हो, कनाडा हो. कनाडा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें दे आर फुल्ली रिन्यूएबल एंड थैंक्स टू न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज व्हेनेवर दे नीड द बेस लोड, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोवाइडिंग दैट बेस लोड. तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में ये किया है कि स्मॉल SMR R&D SMR बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, और इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 300 मेगावाट इक्विवेलेंट की होती है. एंड इस पे R&D का प्रोविजन एंड फंड एलोकेशन has been given. Along with this, पंप स्टोरेज, पंप हाइड्रो सेक्टर में पंप स्टोरेज, उसका प्रावधान, उसकी पॉलिसी की बात की गई है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. और जैसा आपने बोला, कार्बन टैक्सोनॉमी की बात हुई है. अभी तक जो हमारे सेक्टर में होता था, लार्जली जो पैट करके जो पैट का जो स्कीम था, हेवी इंडस्ट्रीज, उनका ये होता था कि भाई ये आपका एनर्जी एफिशिएंसी का टारगेट ये है, आपको इतना एफिशिएंट होना है ऑन एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर्स. अब इस बजट में ये वो हुआ है कि अब एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट नहीं, आपका कार्बन एमिशन टारगेट होगा. सो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कार्बन एमिशन क्या होगा वो चीज. सो इट्स अ वेरी गुड, बट या आई मीन kudos to the government also, because having worked in this sector, anything can't be implemented in one day. Right. So it takes time. So beautifully, Government of India has come up with first the PAT provision. Industries are geared up. They are more, I'll say, cognizant about energy efficiency measures. Now is the time that, okay, energy efficiency target can be converted into a carbon emission target. So this has been done in a phased manner, but now this has been done under this budget. So again, I'll say quite a good step by the Government of India that has been taken under this budget. And what will support this is that the domestic carbon market. BE is already working on this, and very soon we'll have carbon credits will be traded domestically, जो कि इंडिया में नहीं था. और हमें याद है आज से 10 साल 12 साल पहले तक हम CDM की बात करते थे. इंडिया का कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट CDM का बेनिफिट उनको मिलता था, बट ये मार्केट क्रैश हुआ. क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी प्रोक्योरर्स थे, जो बायर्स थे, उनका एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट डेवलप हो गया. चाहे वो EU हो या जापान हो या कोरिया हो, यहीं से लोग खरीदते थे. इंडिया के कार्बन क्रेडिट वहां के लोग ज्यादा खरीदते थे. अब सारे जगह ये डोमेस्टिक मार्केट हो गया, तो वो डोमेस्टिकली ट्रेडिंग होने लग गई. तो इंडिया में भी ये चाहिए था. इस वजह से जो कार्बन क्रेडिट का मार्केट जो क्रैश किया, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स, दैट विल गेट अ वेरी गुड सपोर्ट विद दिस डोमेस्टिक कार्बन मार्केट. एंड lots of parallels are being drawn in this budget, especially to develop that carbon market. So it's a very good move by Government of India, and lots of push for the energy sector. Very nice. Yeah. So I think couple of points है जो आपने इसमें बोले हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रायोरिटी नंबर 6 में आपने बोला कि हार्ड टू अबेट कंपोनेंट है ना, जो सेक्टर्स जो हैवी इंडस्ट्री या पैट इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, उसके लिए प्रायोरिटी नंबर 6 या एनर्जी ट्रांजिशन में बजट एलोकेट किया गया है. इसी तरह से प्रायोरिटी नंबर 9 में भी जो कि हमारा लेट्स से रिफॉर्म्स बेस्ड प्रायोरिटीज डिफाइन की, जिसमें आपने कार्बन टैक्सोनॉमी की बात की या क्लाइमेट टैक्सोनॉमी की बात की.
दोनों ही सेक्टर्स में देखा जाए तो एक एक बहुत तेजी से चेंज लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। हार्ड टू अबेट सेक्टर की बात करते हैं प्राइमरली, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट हो गया या स्टील हो गया, इस तरह के सेक्टर्स में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस हिसाब से हैं? क्या रिसर्च कम है? तो रिसर्च लेवल पे बजट है या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बजट है? ऐसा कुछ अभी अंदाजा इसमें फुली नहीं डिफाइन किया गया है, बजट में सिर्फ इंडिकेट किया गया है। बट व्हाट डू वी एंटिसिपेट कि ऐसा इस सेक्टर को किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, और हाउ दिस विल बी हेल्पिंग दिस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग इट फास्टर? इसमें बजट में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, इस बजट में दोनों प्रोविजन जी। जहां पे रिसर्च की जरूरत है वहां रिसर्च को पुश किया गया है, और जहां पे कॉमर्शलाइजेशन की जरूरत है उस पे भी पुश है। रिसर्च में जैसा हमने बात किया अभी एसएमआर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, उस पे रिसर्च की बात हो रही है कि भाई आप कैसे मॉडलर हो सकते हो एंड व्हाट इट विल टेक टू गेट इनटू दैट। सो व्हाटएवर R&D इज रिक्वायर्ड, सो गवर्नमेंट इज trying to provide support in that space. And especially जहाँ पे हमने बात किया एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट की बात की, NTPC and BHEL कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे आप कोल बर्न करते हो, you need to have very different kind of material. Right. That is also a R&D thing. उस पे भी R&D सपोर्ट का प्रोविजन है। कुछ चीजें जहाँ पे मार्केट इज कॉमर्शियलाइज्ड, और हमारा इंटेंट ये है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुड कम्पीट विद ओवरसीज कंपटीशन, वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेजर लिया है। जैसे आपने सुना होगा कि सोलर सेक्टर में उन्होंने कस्टम ड्यूटी डिक्रीज किया है फॉर सर्टेन गुड्स, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स को का प्रोक्योरमेंट लेके आप वहां से सोलर सेल लो या मॉड्यूल लो, और वो उस पे कस्टम ड्यूटी को उन्होंने डिक्रीज किया है। और सोलर ग्लास और टिंटेड कॉपर जो इंटरकनेक्टिविटी की जो बात होती है, इस पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज किया है। तो फोकस ये है कि ये सारी चीज, मतलब यू कैन प्रोड्यूस सोलर ग्लास डोमेस्टिकली आल्सो, व्हाई यू आर प्रोक्योरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तो उस पे हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाया है इन दिस बजट, सो दैट support could be provided to the domestic manufacturers. वो एक प्राइस पे उनको एक थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, कस्टम ड्यूटी ज्यादा हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, I'll prefer domestic supply for this. So it's a kind of balanced approach. Very nice. That is also a good draw from your point of perspective, sir. In general, let's say when we look at the government budget, we look at the inferences into 3 KPIs are sustainability, affordability, and supply chain. The product has to be domestically produced. Important for these interventions कि आपको एफिशिएंसी भी लानी है, आपको उसकी सप्लाई चेन को भी इंटैक्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन अडॉप्शन रेट शुड आल्सो बी हाई। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज व्हाट आई सेड, दैट इन द बजट आपको जहाँ पे R&D की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे किया। R&D कौन करेंगे? लार्जली इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, wherever you can compete with others with some support. कस्टम ड्यूटी पे मैंने थोड़ा सा ट्विक किया, तो थोड़ा सपोर्ट मिला ऑन प्राइसिंग टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, वो चीज किया। कहीं पे ये लग रहा है नहीं, हमें क्विकली वी हैव टू इम्प्लीमेंट से 100 गीगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स whatever, तो वहां पे मुझे मॉड्यूल चाहिए कम वॉट में। यू कैन नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्टर विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मॉड्यूल्स। There I'm trying to reduce custom duty. Okay, you procure from there, but yes, certain components should be there manufactured within the country. So this is what seems to be the notion of the government. Customs duties related, जैसे I think critical metals के बारे में भी उन्होंने mention किया है। So for example, there are certain metals और rare earth metals हैं जो कि import होते हैं, उसमें भी customs duty exempt की है या decrease की है। For example, it will also give lot of boost to maybe MSME industries जो कि मोटर्स बनाती हैं या मे बी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, या डिफेंस के भी कुछ सेक्टर्स को इसको बेनिफिट होगा, या इवन LED, सोलर, ऑल दीज सेक्टर्स विल बी बेनिफिटेड। तो मतलब इसका एक ये भी इंटेंट है कि आप कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दीजिए ताकि जो बेस कंपोनेंट है कैन बी इम्पोर्टेड विद द रिड्यूस्ड कॉस्ट, एंड देन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द
maybe component can be optimized. That is also Yes. one of the aspects. Yes. और इसका एक एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग Mm-hmm. कि कोई भी सेक्टर जब स्टार्ट होता है इवॉल्व होता है तो दिस रिक्वायर्स more support. Hmm. By and by volume plays comes in और वो self sustainable हो जाता है. Hmm. I'll give the example of the sector of green hydrogen. Mm-hmm. Green hydrogen, especially, I'll take example of say water-based electrolyzer. Through that, you are producing green hydrogen. Mm-hmm. उसमें भी आपने जो बताया precious metal की जरूरत होती है, especially electrolyzer. Hmm. अगर आपने या तो exempt किया या custom duty कम किया, so you are helping the investment to take place. That okay, I can procure material from overseas wherever I can get it, और वहाँ से लेके मैं green hydrogen produce करूँ. Green hydrogen is at a very nascent stage. This requires support. This requires lots of R&D. This requires lots of investment. Yeah. और ये हमें पता है. This we have seen in the solar sector. Yes. When I started working in the solar sector, the cost was around 18 rupees per unit. And then now we are talking about almost 2 rupees or somewhere near 2 rupees per unit. Why this has happened? This has happened because lots of player has come in. Domestic production हुआ है, काफी investment हुआ है by foreign players, by domestic players, and this is why now you have a very, I'll say, competitive rate of production from solar. And this is what will happen in green hydrogen or other similar sectors. इसमें लेकिन एक और चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है. Apart from custom duty tweaking, wherein you can procure precious metal and get into electrolyzer manufacturing or even importing of electrolyzers, they are also saying that whatever we have in plenty, say agri residue in plenty, so there is a special provision made in the schemes that if you are producing green hydrogen using biomass, you will be given some incentive. So this is also happening. So this is what I'm saying. Government of India has taken a very balanced approach and being informed that, okay, what is required for the sector, how to support the sector, and also utilizing whatever resources that you have within the country, how to push that so that tomorrow that could also take a very good shape. So it's a very balanced approach. Again, I'll say that has been taken by the government. Very nice. Sir, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या अर्बन प्लानिंग वाले सेक्टर में बात करते हैं. We have also seen couple of states like Bihar and Andhra Pradesh. बिहार से आप खुद आते हैं. इस तरह के सेक्टर्स को प्रायोरिटी स्टेट्स बनाया गया है कि बिहार और उसको एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने के लिए देयर इज अ एडिशनल बजट एलोकेशन. इन दोनों ही स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अब मैं पर्टिकुलरली अगर बिहार की बात करूं तो द फोकस इज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड and other specific maybe demand जो कि demographic demand के बेसिस पे है, या इस तरह का जो बजट है वो किस तरह से पूरे स्टेट को बेनिफिट कैसे कर सकता है, क्योंकि बजट हर एक स्टेट को एलोकेट किए गए, बट एडिशनल बजट जो एलोकेट किया जाता है वो उस स्टेट को एक एडिशनल पुश भी मिलता है. वो किस हिसाब से बिहार एज ए स्टेट को कैसे पुश करेगा, हेल्प कैसे करेगा? आपने सही बताया. मैं बिहार से हूँ और I felt very happy when I saw this kind of special provision for the state of Bihar, and I'll say the state truly deserves it. Why it truly deserves it? Maximum migration कहाँ से होता है इंडिया में? बिहार और most probably Eastern UP, these two places. क्यों होता है? You don't have those opportunities there. Agriculture पे आप कितने दिन dependent हो सकते हैं, और especially जब आपका land it's getting fragmented day by day, then you cannot sustain. Barely you can sustain. So you'll have to go out. You have to earn, and this is the situation there. Bihar is one of the laggards, I'll say, in terms of development. Unfortunately, though it had the resources, it had almost everything. Water bodies in Bihar. There is no dearth of good soil there. In spite of having everything, somewhere something got missed, and we missed the ladder of progress. Yes. So truly deserving that the special dispensation has been given to Bihar and a couple of other states, and this will certainly provide benefit to the populace over there, starting from power infrastructure that has been announced that more than 2,000 megawatt of power plant will be installed in Bihar. वहाँ से लेके
कॉरिडोर, रोड कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, तो सर्टेन इसमें इससे क्या होगा कि एक ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक हेल्प मिलेगा, एंड दिस विल आल्सो हेल्प रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट. ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे ही किसी भी स्टेट में आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ के लोकल लोगों को जाता है, क्योंकि एक तो during the construction of that infrastructure you generate some employment. That benefit will go to that state. और दूसरा ये भी है कि जब वो infrastructure complete हो गया, and when it will facilitate investment in the form of industry or whatever, then certainly that also will provide good employment opportunity for that particular state. Or with this, I'm very sure that lots of industrial bodies, they will try and invest in the state, and that will lead to better scenario, economic scenario. Or not only Bihar, rather the entire, if you say the investment arena, जो इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 11.11 lakh crore. Yes. So this is the volume that they are talking of. If you compare this investment with 2021 का जो outlay था, that was around 3.1 or slightly higher. So 3 से आप 11 पे आ गए in almost 4-5 years. It's a big achievement. It also talks about the development of the country as a whole. और इसमें भी जो प्रोविजन है, एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रपोज किया, पूर्वोदय स्कीम. इसमें भी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स, they will get a support from government. It's all round development kind of program that will be led. उन स्टेट्स को वो उस तरह का भी प्रोविजन किया गया जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अलग से फंड एलोकेट किया गया, बिकॉज एवरी ईयर हम देखते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आती है, कहीं पे सुनामी आ रही है, इस तरह का भी प्रोविजन उसमें अलग से किया गया है. मतलब द बजट एलोकेटेड हैज बीन इंक्रीज्ड from the previous years? Yes, especially in case of Bihar, everyone knows. I have not gone into details of every state's budget, but disaster की जहाँ तक बात करें, जो भी infrastructure आज के डेट में हम conceive करते हैं, plan करते हैं, उसमें disaster plays a very important role. So that particular infrastructure has to be disaster resilient in nature. आप अगर उड़ीसा की बात करें, largely coastal areas, बिहार की बात करें, फ्लड प्रोन एरियाज, तो यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, that will have that perspective cleared कि वो disaster resilient infrastructure होगा. So it's very much part of the whole scheme there. जैसे मैंने पर्सनली कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे it was a solar power project in one of the eastern states, and there disaster resilience, because it was next to the coastal area, so we had to make it disaster resilient. उससे जो भी power evacuation है, जो भी आपका infrastructure होगा, how you can, especially like elevating the platform where the transformer will be raised, those because otherwise it will be inundated. Exactly. So those kind of things are already integrated in the at the planning stage. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है सर. आई थिंक कुछ हफ्ते पहले भी had one guest, प्रोफेसर रंजीत चैटर्जी, और उनकी फर्म वो क्लाइमेट रेजिलियंस या डिजास्टर मैनेजमेंट एरिया में बहुत काम करती है, इंडिया में, बाहर. और उस तरीके के डिस्कशन से वी आल्सो गॉट टू नो दैट द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है, एंड इट विल सेव लॉट ऑफ maybe I think the budget allocations also, जो कि एक बार आपका डिजास्टर आ गया, फिर उसके बाद में you actually get to spend lot of money in any case. फ्लड हर साल आता है, why don't we have the provision? So I believe that जो provision इस बार enhance किया गया है या पहले से किया गया है, वो इस तरह की preventive mechanisms को और boost करेगा. Yes. This is the notion of the government. और जो भी infrastructure, जैसा मैंने बताया पहले, ये planning stage में ही, depending किस geography में आप क्या कर रहे हैं, और if that particular geography is prone to these kind of disaster, so this will be very much integrated with the planning stage itself. जो designing होगा, चाहे वो road बनाए या जो भी infrastructure आप बना रहे हैं, the designing will take into consideration that the infrastructure is disaster resilient in nature. एक सर जनरल क्वेश्चन है, लेट्स से व्हेन यू हैव अ बजट अवेलेबल, फॉर एग्जांपल
जैसे हमारा जो एक्सपेंडिचर बजट इस बार का एलोकेटेड है लगभग मे बी क्लोज टू 48 लाख करोड़। जनरली जो बजट एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा किस तरीके से दिया जाना चाहिए, एलोकेशन किस हिसाब से देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लॉट ऑफ स्टेट्स विच आर डूइंग फेयरली गुड, लॉट ऑफ स्टेट्स विच आर लैगिंग बिहाइंड। तो किस स्टेट को जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसके लिए प्रोग्रेस करने का स्टेट ज्यादा है, उस चांस ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, दे कैन अर्न लॉट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो इन द रिटर्न। जो स्टेट्स लैग बिहाइंड हैं उनके पास में आगे मूव करने का ऑप्शन है, बट दे विल नॉट बी एबल टू अर्न द मनी इन द मे बी आई थिंक द क्लोजेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो बजट एलोकेशन है, मतलब लॉजिकली अगर डिस्कशन किया जाए तो किस तरीके से बजट एलोकेशन का पोर्शन करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट करना चाहिए या सबसे कम बजट एलोकेट करना चाहिए या मॉडरेट बजट करना चाहिए? तो एलोकेशन का जो पैरामीटर है या केपीआईज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं या होने चाहिए? देखिए ये मैं थोड़ा सा इस पे एक दूसरा एंगल पे डालूंगा जी। कि जो बजट जनरली डजंट टेक प्लेस स्टेट वाइज, हाँ हाँ। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्रीज हैं। चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एग्जांपल ले लें या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे, उनका अगर आप ले लें, पोर्ट्स शिपिंग का ले लें, तो दीज आर लाइक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड दे डोंट गो स्टेट बाय स्टेट कि इस स्टेट में मुझे ये करना है। उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। मिस्टर गडकरी इज नोन टू be building good roads every nook and corner of India. So he is not driven by कि हाँ मुझे बिहार में करना है या वेस्ट बंगाल में करना है या कहाँ पे करना है। So first, central government has a plan that in the entire nation we have to do this. So budgetary allocation is largely based on that. उसमें जैसा आपने अभी देखा होगा कि हम अभी जो मैंने बोला है 11.11 लाख करोड़ is the outlay for infrastructure development that will come from central government, irrespective of which state it will go. Then there is a provision कि आपका 1.5 lakh crore states are supposed to invest on their own, but money कहाँ से आएगा? Central government, even for that, they will provide interest free loan to them. भाई आप इंटरेस्ट आपका वेव कर दिया, लेकिन ये एक लोन है, अगर आपके पास मनी नहीं है यू टेक मनी फ्रॉम, बट इट विल बी नॉट बी अ ग्रांट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं तो ये पहले बोलूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट irrespective of which state and where, they have their own program, and this is why you must have seen कि रेलवे को इतना मिला, तो रेलवे doesn't go state by state, it's a pan India work. Then after railway, railway is number 2. First is Mr. Gadkari's department. He has given the maximum amount of roads, maximum amount of budget. Then comes a few others, जैसे ports हैं, shipping आपकी मिनिस्ट्री है उनको, and especially अगर इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करते हैं, आप when you are making good ports, better export facilities that you are creating, better import facilities that you are creating, it will give again support to many other sectors. हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन अमोनिया सेक्टर की बात कर रहे हैं। आप जब आपकी एक्सपोर्ट एफिशिएंट होंगे, व्हेन दे आर एबल टू हैंडल green ammonia or green hydrogen, only then you can export. So these kind of capital outlay in these kind of sectors will be state of necessity. Right. हाँ, उसके बाद जरूर आता है कि किस स्टेट को कितना मिलना है। ये काम हमारी नीति आयोग वाइल प्लानिंग कमीशन ये करती है। वो स्टेट के साथ उनका मीटिंग होता है और उसके बेसिस पे दे डिसाइड हाउ मच फंड हैज टू बी एलोकेटेड। इस बजट में आपने अगर सुना होगा कि जैसे बिहार को इतना मिला, आंध्रा को इतना मिला, इस स्टेट को इतना मिला, दैट्स अ स्पेशल पैकेज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सम स्पेशल पर्पस। बिहार में जो मिला वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है या रोड नेटवर्किंग का है। So that's the program that is driven by the central government in that particular state. Otherwise, Niti Aayog largely do the liaising between the state and the central, how much support has to be provided. हमला allocation further कैसे हो जाए? Very nice. Okay. तो फंडर में भी आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जैसे हम लोग MSMEs की भी बात करते हैं, एंड वी आल्सो हैव सीन दिस सेक्टर इज बीइंग हाइलाइटेड इन दिस बजट वेरी क्लियरली बाय मैडम। तो उस वाले केस में जैसे इसमें मेंशन है कि सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। आई बिलीव कि इस सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर
ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रेगमेंटेड बहुत है, अलग अलग जगह पे क्लस्टर्स हैं। ऑल्दो जो बजट एलोकेशन इस तरह से किया गया है कि उसमें एनर्जी ऑडिट 60 क्लस्टर्स में पहले है, फिर एडिशनल 100 एडिशनल क्लस्टर्स में और एनर्जी ऑडिट या एनर्जी असेसमेंट के प्रोविजंस किया जाएगा। बट इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इन जनरल, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी मे बी अपग्रेडेशन, रिप्लेसमेंट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। ये पैसा आई बिलीव कि इस सेक्टर का पार्ट है, इस एलोकेशन का पार्ट है, और वो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्रोविजंस और डोमेस्टिक प्रोविजंस लाइक बजट एलोकेशन, इन सब के थ्रू भी होते हैं। और तो मतलब ये सेक्टर को इस तरीके के बजट कंपोनेंट से और कौन कौन से तरीके से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। एमएसएमई अपने यहाँ की इंडस्ट्रियल या रेवेन्यू कलेक्शन का एक बैकबोन भी बोला जाता है। बहुत लाखों एमएसएमईज हैं, और उस सेक्टर में इस तरीके की हाईलाइटेड फोकस की जरूरत भी है, जो कि इस बजट से रिफ्लेक्ट भी होती है, दैट गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल फोकस फॉर सच मे बी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट आल्सो। आपको लगता है कि इस तरीके के बजट प्रोविजन से दिस विल हेल्प, और क्या क्या और चीजें कर सकते हैं इस सेक्टर के अपलिफ्टमेंट के लिए? अब जो भी स्पेशली कस्टम ड्यूटी जहाँ पे वेवर की बात हुई है, हाँ। या जहाँ जहाँ पे इंक्रीज किया है, इंक्रीज वहाँ किया है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ओके हमारे एमएससी दे कैन गेट इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और उनका थोड़ा सा प्राइस का थोड़ा कंफर्ट लेवल होगा, तो इस टाइप के मेजर्स विल सर्टेनली हेल्प। बट जहाँ तक मैंने उनसे बात किया है, जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, they still struggle for a competitive loan from bank. तो उस पे मुझे लगता है कि और थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. The government is trying to do a lot, but still partial risk guarantee facility kind of measures भी हैं यहाँ पे that will provide some comfort to the bank to loan these entities. But still, whatever you say, अभी तक हमारे यहाँ ज्यादातर बैलेंस शीट बेस्ड फंडिंग ही रही है, कोलैटरल बेस्ड फंडिंग ही रही है, डेट सपोर्ट वैसा ही रहा है. सो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर एमएसएमई, स्पेशली इंटरेस्ट सबवेंशन टाइप के प्रोग्राम हो, दैट विल बी गुड. और वहीं पे अभी थोड़ा और फोकस करने की मुझे लगता है जरूरत है. देयर आर प्रोग्राम्स, बट इंश्योर दैट दोज आर इम्प्लीमेंटेड व्हाटएवर वाज envisaged. बट मतलब जो फोकस इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने एक स्पेसिफिक इशू रेज किया कि उनको समय पे धन नहीं मिल पाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज दे आर प्रीटी स्मॉल आल्सो, और उनको पैसे की जरूरत रहती है अपार्ट फ्रॉम देयर ओन एक्सपेंसेस. तो बैंक्स को इस चीज को समझना भी पड़ेगा. ऑल्दो सेबी की तरफ से उनके लिए प्रायोरिटी लेंडिंग का प्रोविजन भी किया गया है, बट स्टिल जो कन्वेंशनल तरीका है अभी उसको ही फॉलो किया जा रहा है. तो इस तरीके के बजट एलोकेशन से एक चीज तो क्लियर है कि इस सेक्टर को फोकस किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें शायद इस तरह की प्रायोरिटी लेंडिंग के प्रोविजन से जो अभी तक कुछ जगह पे हो रहा है, कुछ जगह पे नहीं हो रहा है, शायद और भी चीजें होंगी. क्योंकि अगर हम एनर्जी ऑडिट या असेसमेंट की बात कर रहे हैं और वो निकल के आएंगे, तो शायद लेंडिंग का प्रोविजन भी उसके साथ साथ आएगा, है ना. तो उस तरीके का फैक्टर हो सकता है. इस पे चूंकि हम बजट की चर्चा कर रहे हैं, तो एक पॉइंट जरूर बोलूंगा रिलेटेड जो स्टार्टअप्स, अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि जो एंजल इन्वेस्टमेंट जो होता है उस पर टैक्स नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड स्टेप. कोई भी अगर मैं स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई विल स्ट्रगल इन द बिगिनिंग बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग दैट आई हैव प्रूवन सो फार. तो ये तो मेरे स्कीम पे, मेरे प्लान पे, मेरे स्ट्रेटजी पे कोई कन्विंस होगा तो मुझे पैसा देगा. जनरली लोग नहीं देते उसके लिए, because risk is very high, and this is why they are called angel or seed investor. तो मैंने high risk पे पैसा लगाया और पता चला पूरा पैसा डूब गया, because the startup could not sustain, could not take off. या हो सकता है चार में लगाया, 2 डूब गए, 2 चले. तो this is a very good step that they have taken, that okay, no
tax on angel investment. So startups जो इंडिया में अब काफी होने लग गया है, ये काफी अच्छा एक मैं बोलूँगा एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट विल फर्दर बूस्ट दिस स्टार्टअप सेक्टर. एंड आई मतलब मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि अब इस फेज में जहाँ पे मैं 25 साल से ऊपर का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई एम स्टिल वर्किंग विद स्टार्टअप्स वर फ्रेश फ्रॉम कॉलेज. वेरी नाइस. जो अभी या तो फाइनल ईयर में है या 1 साल या 2 साल हुआ, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ. और ये देख के लगता है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है कंट्री का. ये देख के लगता है कि पहले वो जो माइंडसेट था, भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मैंने ये किया, MBA किया, तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज गेट अ जॉब. नहीं, अब मतलब ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिनेरियो चेंज हो रहा है. बिल्कुल. पहले 90-95% लोगों को लगता था कि जॉब मिल जाए तो हाँ लाइफ बन गई. अब वो चीज नहीं है. उसमें से अब 10-15% लोग ये सोचते हैं कि आई हैव टू स्टार्ट something on my own. If not on day one, maybe after 1 year, after 2 years, after getting some experience from the sector. And this kind of support, no tax on angel investment or profit on them. Certainly, it's a very, very, I'll say, it's a bright spot of the entire budget. वेरी नाइस. अगर हम इन दोनों मे बी बजट एलोकेशंस को लिंक करके भी देखें, क्योंकि अगर MSME सेक्टर में जहाँ पे छोटी कंपनीज भी होती हैं, इवन छोटी स्टार्टअप्स कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड, नॉट ओनली द स्टार्टअप इंडिया के अंदर बट आल्सो MSMEs कैटेगरी में भी वो लिस्ट हो सकती हैं या रजिस्टर हो सकती हैं. और वहाँ पे इस तरह का प्रोविजन, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी एंजल ने उसको कुछ फंड प्रोवाइड किया, लेट्स से $1 million और $0.5 million, लेट्स से 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए उसको दिए, तो उस पर टैक्स प्रोविजन को अगर एग्जेम्प्ट किया गया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो पैसा शायद और भी इस तरह के बेहतर मीन्स में लगा सकते हैं. बट उसमें एक और उसमें जो मार्केट का और रिक्वायरमेंट या डिमांड हो रही है कि जो एंजल टैक्स को एग्जम्पशन है वो ऑनवर्ड जर्नी के लिए किया गया है. पहले जिन लोगों ने जिन एंजल्स ने पहले के स्टार्टअप्स पे फंड किया है, जिनकी बैलेंस शीट अभी लेट्स से प्रोविजंस में है या पहले का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उस पे अभी भी टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है. हो सकता है दिस इज ऑन द एनुअल, हो सकता है कुछ चेंजेस हो एंड पॉजिटिव चेंजेस हो, और अगर मेरे से पर्सनली पूछे तो अलाउ करना चाहिए, बट गवर्नमेंट में हैव देयर ओन स्कीम ऑफ थिंग्स, सो लेट्स सी. वेरी नाइस. सर, कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे शायद हर कोई कनेक्टेड है. हम आप सभी लोग घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और इस सेक्टर में जैसे कैपिटल गेन को उन्होंने रिड्यूस किया है. पहले 20% था, अब उन्होंने 12.5% किया है. और उसका एक प्रोविजन और भी उन्होंने चेंज किया है कि जो इंडेक्सेशन कंपोनेंट है वो 2001 से लेकर के अब तक की जो प्रॉपर्टी की जो बाई है उस पे उन्होंने इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया है. पहले की प्रॉपर्टी पे फिर भी अभी इंटैक्ट है या लगा हुआ है. उस तरीके की बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं. व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ऑन पीपल परचेजिंग बिहेवियर? वो कैसे कम होगा, ज्यादा होगा, या इस सेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है? I'll start with this कि जितने भी this is one of the parameters actually, how simple is your taxation process. अगर आप ज़्यादा डेवलप कर रहे हो तो taxation process has to be simplified, and this is what government of India is also trying to do. If you hear the most probably he is finance secretary, he said we are dreaming to be or aspiring to be a developed country, and this is one of those things where we're trying to simplify the taxation process. So I personally see this is a good thing. Otherwise, you are supposed to take care of inflation, indexation based formula, and then try and do those calculation. I was going through some report and also watching a couple of YouTube analysis. And there, I mean, according to that analysis, I haven't done my analysis so far, but according to them, that if the say the price of
whatever property that you have purchased, if the appreciation is say to the tune of around 7 to 10% per year, which is generally normally you expect or you get, then still you are in a better scenario. Better scenario in the sense from 20% drop up to 12.5, it works positively for you. But if the say appreciation was 20% or more than 15% or 20%, then this start impacting you. There could be few cases where people will feel that they are making losses, but in most of the cases, I think it's a win thing. In fact, for the players in the real estate. Or moreover, as far as I feel, real estate is not impacted by these kind of a smaller tweaking of 1% or 2%. It's a bigger game. I don't purchase a house because of the tax tweaking has taken place. If I have surplus income, if I have that kind of need, if I have that much of money which is surplus, then I'll invest. But yes, as I said, this is a positive step by the government of India, simplified process, and it's not impacting that high, especially when the appreciation is in the range of 7 to 10 or 12%. Very high, then of course it will happen. हाँ बिल्कुल सही राकेश जी आपने बताया मतलब कुछ एरियाज में कुछ कंपोनेंट में या कुछ प्रॉपर्टीज में जैसे आपने अगर 2005 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो हो सकता है 5 गुना उसका प्राइस एस्केलेट कर गया हो लेकिन अगर आपने 2 साल पहले ही खरीदी है व्हिच हैपेंस इन लॉट ऑफ केसेस आजकल जो जनरेशन है दे कीप traveling from one city to another city and they have a lot of maybe money to purchase the new property because the bank is also maybe I think very friendly and flexible in terms of giving the loans और उस तरह के केसेस में इंस्टेड ऑफ maybe I think living on the rent you buy the property and then you also create the asset for yourself तो उस तरीके से आपने जैसे 2 साल आपने एसेट को यूटिलाइज किया you have also seen the escalation in the price and then you move to the next city and then buy another and then this existing maybe property you can sell it off तो इस तरह केसेस में यू हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स क्योंकि आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका कम हो गया करेक्ट आपके केस में जो इंडेक्सेशन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि 2 साल में ऐसा कुछ वो नहीं होता लेकिन अगर किसी ने 2005 में एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ की खरीदी होगी उस समय तो हो सकता है कि अभी 10 करोड़ रुपए की हो वहां पे हो सकता है कि उस तरह के तो देयर बी अ मिक्स कंपोनेंट वेरी नाइस ओके एक और सर कंपोनेंट है जैसे बजट का फोकस आप बताएं कि किस हिसाब से आई वुड से सोशल जस्टिस या अर्बन डेवलपमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हैं बजट्स में बट व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस जहाँ तक मुझे लगता है बिकॉज ऑफ गुड इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सबको फायदा होगा चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में हो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपकी मजबूत होती है तो इट कनेक्ट्स वन प्लेस टू अनदर एंड इट इंक्लूड्स रूरल एरियाज आज के डेट में व्हेन आई ट्रैवल टू फार फ्लंग एरियाज आई सी एवरीथिंग इज सोल्ड देयर व्हाई इज दिस पॉसिबल and you go to a very remote area and if you're demanding a cold drink you will get a chilled cold drink there so that means even if first the electricity access is there and the supply quality is also good and then second earlier I have also seen that for a chilled one say if you're buying a cold drink and that is generally sold at 20 rupees in a remote corner they will sell it at 30 rupees why they are not getting proper this electricity so they are using genset DC run and they are saying that okay the supply comes only in the 7 days time or that kind of thing but now you are almost getting at MRP so this is a good indication that infrastructure has gone strong electrification has happened almost 100% in the country which is a big let's say achievement of the government just 5, 6, 7 years back, we used to write 60% of villages or households are electrified. Households are electrified. Now we say 100%. जैसे ही आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो जो जैसा मैंने बोला ये बेनिफिट सबको जाता है और इस बजट में चाहे वो एग्रीकल्चर हो R&D ऑफ एग्रीकल्चर हो
या farmers, they are getting special benefits under different schemes. That provision has been done. More than 1 lakh crore of expenditure has been proposed for agriculture sector. मनरेगा का जो टोटल आउटले है वो बढ़ा है, तो वो डायरेक्टली रूरल एंड अर्बन फॉर दोज क्लास ऑफ पीपल हु आर इनटू दैट डेली वेज अर्नर काइंड ऑफ कैटेगरी, उनके लिए भी ये एक ठीक है. जैसा हमने पहले बात किया पूर्वोदय kind of program, which is again providing all-round development to these eastbound countries who are considered to be slightly less developed compared to other counterparts in the country. That is also a good boost. So in terms of societal, I'll say it's quite a satisfying budget. और especially young generation की अगर आप बात करें तो government is saying that okay, they will provide first few months pension, they will put money in that. Those guys who have started earning, have got into a job and they come under this tax bracket, unka standard deduction has been increased. Overall saving की अगर बात करें according to the calculation करीब 17,500 के आसपास का benefit उनको मिल रहा है. तो इस हिसाब से अगर सोसाइटल पैरामीटर पे आप बात करें तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बजट, वेरी गुड बजट फॉर ऑल ऑफ अस. वेरी नाइस. आई थिंक डेमोग्राफिक्स रिलेटेड एक और सर पर्टिकुलर स्कीम जो प्रायोरिटी नंबर 6 में या एनर्जी सिक्योरिटी में ही है, जिसमें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें सर्टेनली उन्होंने काफी बजट एलोकेट किया है, मे बी क्लोज टू 75,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है, और बहुत सारे प्रोविजंस जो ऑलरेडी इन प्लेस हो चुके हैं, उनके हिसाब से लाखों लोगों ने ऑलरेडी उस स्कीम में अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं. उसका इम्पैक्ट सर्टेनली आएगा ही आएगा, बट अर्बन सेंट्रिक जो डेमोग्राफी है, जहाँ पे हम लोग इस तरह के हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं या जहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, वहाँ पे इस तरह की जो मे बी इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा शायद कम होगा. इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन है वर्सेस जो डिस्कॉम या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो प्रोविजन है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल फॉर एवरीवन, आपस में लिंक करने का कुछ प्रोविजन है, या कैसे उस चीज़ को बेनिफिट डिस्कॉम्स कैसे कर सकती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पीक लोड मैनेज करने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है. तो सोलर से बहुत सारी एडिशनल बिजली जनरेट हो रही है. यू हैव अ 2-वे कम्युनिकेशन मीटर जिसके थ्रू आप ग्रिड में सप्लाई कर रहे हैं. ग्रिड के अपने चैलेंजेस हैं, उस अलग तरीके की वोल्ट लेवल पे बिजली को अपने अंदर इंग्रेस करना. डिस्कॉम का रिक्वायरमेंट है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिजली उनकी ग्रिड में आ रही है उसको फैसिलिटेट करना in terms of the money. Overall scenario, how much you look at it with the promise for the end user. तो जो सोशल जस्टिस है या जो हम लोग डेमोग्राफिक बेनिफिट्स की बात करते हैं, वो इस तरह की प्रोविजन से आपको कैसा लगता है कि अगले 5 साल में हाउ यू सी द मार्केट इज ग्रोइंग और द बेनिफिट टू द एंड कस्टमर और एंड यूजर्स विल बी देयर, मे बी not this year but maybe after 5 years? It's a wonderful scheme, rooftop solar. If you have at most of the households, certainly locally generated and locally consumed. I don't know whether locally consumed or not in a true sense, because you are feeding to the grid, right? But still, if it's say that substation is managing power, then you can still say locally consumed. काफी अच्छी स्कीम है. और जो आपने बोला कि हाई राइज बिल्डिंग में जहाँ पे थोड़ा लॉट्स ऑफ पीपल लिव अंडर वन रूफ, वहाँ पे भी ये पॉसिबल है. जैसे मेरी अपनी सोसाइटी में वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस, सो दिस इज नॉट मीटिंग माय पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, बट माय कॉमन से लिफ्ट, लाइटिंग ऑफ पेवमेंट्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. So those requirements can be met. तो ये भी अपार्टमेंट्स भी इसमें काफी इजीली कर सकते हैं. It's a very good scheme, but yes, there are few bottlenecks that I have also come across. First bottleneck जो मुझे लगता है कि ये है कि मान लीजिए एक आदमी लगाना चाह रहा है और उसके पास उतना सरप्लस पैसा नहीं है that he will
be able to bear the cost of it in one go. तो अभी क्या है कि जो सब्सिडी जिस भी स्लैब में है, मान लीजिए कि अगर 40% या 30% का उसको सब्सिडी है उस पे, then he is supposed to first pay the complete price. Right. Once the installation happens and then it starts fading to the grid, then somebody will visit and then he is eligible for the subsidy and then he will get the subsidy. तो ये उतना दिन इस आदमी का पैसा लगेगा. That means your initial investment is going high. For those people who have this requirement but financially they are not able to meet the overall cost, that could be a challenge. Second challenge, especially which is more pertinent from the discoms, उनका क्या होगा कि छोटे छोटे सिस्टम आ रहे हैं, 3 किलोवाट के, 5 किलोवाट के, 6 किलोवाट के सिस्टम आ रहे हैं और ये these are plenty in numbers. तो इसमें जो छोटे सिस्टम्स के जो इश्यूज हैं, how to take care of that. Safety is one of the paramount concerns. Reverse flow could be another. तो ये एक issue है. But yes, there are progressive discoms who are allowing this or promoting this. There are few discoms who are slightly cautious allowing this. Delhi mein, it's a very good support mechanism that the discoms they have come up with. But in few states, I'll say that I'll not say they will discourage, but yes, that kind of mechanism is still not there. But otherwise the scheme is quite ambitious, quite good. और इसमें especially जब हम आगे अब हम बात करते हैं कि DER/MS की बात करते हैं, managed system, DER managed system की अगर हम बात करते हैं, तो this is important component. And we are not that far actually कि जहाँ पे आपने solar भी लगाया. अभी तो सिचुएशन क्या है, in most of the places the solar technology is a net metered kind of mechanism we are following. आपने सोलर लगाया, आप ग्रिड में फीड कर रहे हैं, ग्रिड डाउन हुआ तो the inverter will isolate the system. और ग्रिड डाउन हुआ तो आपके घर में पावर नहीं, in spite of this fact that you have a solar system, you don't have power because the grid is down. तो जो फर्स्ट पॉइंट सर आपने जैसे पॉइंट आउट किया, लेट्स से जो भी उपभोक्ता है या कंज्यूमर है उसको लेट्स से 5 किलोवाट का सोलर अपने यहाँ लगाना है और उसको मोटा मोटा लेट्स से 2.5 लाख रुपए चाहिए उसको लगाने के लिए. अब उसके पास में 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन नहीं है उस समय, उसके लिए बैंक उसको प्रोविजन देगी, बैंक्स उससे कोलेटरल मांगेंगी और वो कोलेटरल मान लीजिए उसके पास में सर्टेनली घर का ही है जिसके रूफ को वो यूटिलाइज करेगा. ही हैज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड द कोलेटरल इन अदर थिंग्स. और क्या प्रोविजन हो सकते हैं अगर इस तरह की प्रोविजंस के कारण या इस तरह की लिमिटेशन के कारण अगर वो अपने रूफ को सही यूटिलाइज नहीं कर पाता इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द हाउस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एनर्जी डिमांड, तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन है क्या मार्केट में अवेलेबल? ये पहले था ऐसा जी. लेकिन कुछ इश्यूज जैसे ये मान लीजिए कि अभी ये बर्डन है कि जो कंज्यूमर है he has to pay the entire money up front. और तब कोई प्रोजेक्ट डेवलपर आएगा आपके यहाँ सिस्टम लगाएगा, then after system start functioning you will get your subsidy. पहले क्या होता था कुछ स्कीम्स में, प्रोजेक्ट डेवलपर they used to bear that subsidy amount. तो consumer as a consumer say if my subsidy is 40%, I will pay to the project developer कैपिटल कॉस्ट माइनस 40%. तो मेरा 40% तो बच गया, तो कम से कम हो सकता है मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी या कम लोन लेना पड़ा. That project developer used to do those paperwork and they used to have that kind of working capital so that they could manage installation of these kind of systems. तो वो उनके लिए easy था थोड़ा करना. तो ये एक मैं बोल सकता हूँ कि ये एक प्रावधान हो सकता है. लेकिन इसमें इसके भी इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर होता है उसके पास इतने ज्यादा ये सब्सिडी के अमाउंट कलेक्ट हो गए जो कि उनको मिला नहीं है, और अगर थोड़ा डिले हुआ सब्सिडी डिसबर्समेंट में तो इनका वर्किंग कैपिटल गोज फॉर अ टॉस एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इन द मार्केट. सो a mid path is that okay, how effective is your financing mechanism? That again plays a very important role. It's very easy to comment here that okay, the banks they should provide these kind of loans, but even for banks I understand this is not an easy task. Dealing with say 1 lakh 2 lakh rupees of loan, doing all kind of paperwork and all these things, yes, it's slightly tough.
There are players, microfinance institutions who come in picture. But yes, there are pros and cons. For the access to finance, they are extremely good. But if you're talking about cost of financing, Very this huge. is slightly on the higher side. Not slightly, but yes, as you said, huge. जनरली जैसे पहले जो स्टैंड अलोन बैकअप के साथ या इन्वर्टर प्लस बैकअप के साथ में लोग करते थे, द सेम मॉडल कैन वर्क. उसमें एक एडिशनल पार्ट हो गया कि जब आपके पास ग्रिड सप्लाई हो तो आप यू कैन ऑलवेज फीड इन टू द ग्रिड एज वेल. या सरप्लस जब आपके पास सरप्लस हो. अभी आपका फ्यूचर सिनेरियो, सो वी आर मूविंग बियॉन्ड बजट. सो द फ्यूचर सिनेरियो इज दैट जो मैंने DERMS की बात की उसमें नाउ वी आर सेइंग दैट lots of EVs are supposed to get onto the load. जैसे आपका EV आएगा, then if you're not say driving EV for 10 days or 15 days, what you will do with that charged? So this should start fitting to the grid. Whether we have those kind of mechanism, right? So one, we are talking about a smaller system, solar system, rooftop system, and then again you are talking of another small system of EV that is also battery led, and there. The batteries work better if you charge and discharge regularly. So if I have surplus charge in the battery, can I feed back to the grid? So those kind of systems are futuristic system, and I'm sure that the policymakers are seeing this, and they will have something to do on this, and especially in the subsequent budget, will have something to promote these kind of initiatives. Very right. I think sometimes when we realize such backups, they are maybe I think almost at every level. You mentioned EV level, या जो हम maybe auto vehicle की बात कर रहे हैं, और we can see in terms of telecommunication towers के basis पे देखा जाए, या in general अगर हम household level पे भी देखें तो there are a lot of energy storage which are already there, and they also have an opportunity to maybe I think getting connected to the grid. Correct. जिनके पास सोलर नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. इस तरह उसमें issues हैं. Your vehicles are not that type designed, not designed. Your grid are I mean, I don't know what kind of control mechanism you need to have. So those we need to see. But yes, these are technically possible, and we have to make it operationally viable, commercially viable as well, and also not impacting discoms, because we all understand what are the reasons for the discoms to have this kind of bad shape. तो वो भी एक इशू है, और उनको तो एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन भी आता है. Most of the discoms they have this, so we again need to strike a balance. But yes, these are futuristic things, and especially for disaster resilient, if you're talking of the systems, if you're talking from the perspective of cyber security, all these are very important component. If not even at household level, but at important location level, you ought to have this kind of system. तो कुछ एक rapid fire questions हैं. For example, which global economy do you admire the most, और क्यों? हम यही जानते हैं कि USA is one of the, I'll say, superpower. Superpower आप तभी बन पाते हो जब आप economically you are very strong. There are different parameters. I'll not say okay, America is a big economy because of this. So GDP की अगर आप बात करो, number one, almost 25 trillion USD is the GDP. Next is fast emerging in China, almost 18 trillion. So GDP is one parameter. Per capita GDP की अगर आप बात करें, अगर आप per capita India GDP, we are aspiring to be number 3. We are at number 4 or number 5. But when it comes to per capita, we don't want to listen that, because we are nowhere. Per capita GDP of USA is $75,000 USD. Okay, so that is very huge. I mean, that's again a good parameter. Third, if you see the real market players like Google, Microsoft, Amazon, all these, where are they based out? They are from USA. So they are the hub for these kind of R&D, these kind of big players. I was reading somewhere, tough to believe, I'll recheck, कि Google और Microsoft का जो total electricity consumption है, that is equivalent to जो सबसे lowest energy level से आप start करें तो 100 countries का जो electricity consumption है, that is equal to Google's and Microsoft electricity consumption all in all.
So Wow. you can just Yeah. imagine the kind of data centers and Yeah. kind of setup they must be having. Yeah. So they command the world. Mm. Uh, so that's the number third. If you talk about one of the again the biggest parameter is that how big is your share market. Mm. New York Stock Exchange or Nasdaq. Mm. In terms of market capitalization these are the largest in the world. Mm. Then they control the financial flows. They control the policies of the World Bank or the IMF. Mm. And they also control the export import. They are majorly into import, majorly into export also. Mm. But USA also is one of the country that has got the most debt. Yeah. But the beauty for taking, we always hear that the bigger companies, India, one of the biggest companies in India, they have taken that much of loan. Mm. Taking loan is not a beauty, but how effectively you are utilizing that loan in creating that will help More you yielding, capital. getting more dividends. Mm. Infrastructure may lead you better dividends, something of that kind. So taking loan is not a bad thing. This Yeah. is what I believe. But how effectively you are utilizing the loan, Mm. and so that you could earn or open new windows of revenue inflow for you. Mm. So that is the beauty, and this is why I think USA is one of the best economies. Very nice. Okay. And what is the best financial advice you have ever received? The best, but decrease your exposure to the loan. Though I'm just contradicting myself, but I'm not a business house. Mm. So I'm a salaried kind of person. Mm. And if you have the appetite that, okay, if you're taking loan and trying to invest into something that will give you better returns than the loan, Mm. then it's a very good thing. Then one should go for that. Mm. If you don't have that, say I'm taking loan to buy different houses, and where my rental income from that house is lower than the EMI, then I need to be a fool to invest in that. Yeah. So that kind of advice I had received from my father, that, okay, don't take a loan. Considering this budget, what is the biggest challenge that you see in the implementation? Budget talks about so many expenses or the budget allocations. आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इम्प्लीमेंटेशन में? हमारे यहाँ एक तो सबसे इशू क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. I see that as one of the major challenges, and I see lots of barriers coming from there. And whatever we do, we are very good in planning, but when it comes to execution, we are not 100% perfect. So the benefit should reach to the people for which the plan was made. That is very important, and in the process we have lots of barriers. Can be related to approvals, where we have improved a lot, but yes, managing things locally, being quality conscious in whatever we do, and lots of leakages which are happening, that we need to take care of. Very nice. And what excites you the most about India's economic future? सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ लगता है कि वो बहुत promising सा दिखता है? काफी सारे positive चीजें हैं. One, since I belong to energy sector, so I'll say we are a third player in terms of consumption, in terms of generation of electricity. So that is a strong parameter. आपकी demand है तभी आप generate कर पा रहे हैं. So that means it shows that the economy is booming. If you take care of infrastructure, roads, we are the third largest in the entire world. Yeah. Road network. There also it's quite good. Indian companies are going overseas. Bigger companies which were China focused, they are also trying to invest in India. Again, good reflection of how strong as an economy we are developing. और सबसे बड़ा जो मुझे पॉजिटिव वाइब लगता है, जो मैंने शायद पहले बताया, जो हमारे यूथ हैं, उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है और हो रहा है. मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा हुआ है, बट ये माइंडसेट चेंज हो रहा है. और ये कि लेट्स डू समथिंग ऑन माय ओन, ये एक कल्चर अगर जैसे ही आपने इम्बाइब कर लिया, कोई रोक नहीं सकता. और बाकी चीजें, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो,
if you want to do something Hmm. and you can demonstrate something, then certainly supporting forces will be there for you. Hmm. तो ये एक मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि जो अभी की जो जनरेशन है, दे आर सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, Hmm. और उनमें वो कन्विक्शन है दैट आई कैन डू इट ऑन माय ओन. Hmm. तो ये अगर कंटिन्यू रहा, जो स्टार्टअप को जो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट या जितने आ रहे हैं, अगर ये रहा तो वी आर नोबडी कैन स्टॉप अस. और लास्ट इसी में है कि अगर आप एनर्जी सेक्टर में नहीं होते तो फिर किस सेक्टर में होते हैं? अगर मैं एनर्जी में नहीं होता तो मैं शायद सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में होता, हाँ. और ये मेरा पूरा प्लान है हम्म. कि मैं उस सेक्टर में जाऊंगा अच्छा. कुछ दिन बाद जाऊं. बट दैट एक्साइट्स मी कि प्रॉब्लम तो बहुत हैं अपने कंट्रीज में. मैं जहाँ से हूँ उस स्टेट में प्रॉब्लम्स बहुत हैं जी और बहुत कुछ करने को है. जी जी. And with whatever experience that I've gathered, whatever network that I could create, people like you are also part of the network. So एक support system भी लगता है कि एक they are है, and we can make a difference to the society. तो ऐसा run of the mill job नहीं करूँगा, but something which will have a सस्टेनेबल इफेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, तो मैं तो उसमें जाऊं. वो मैं करना भी चाहता था, सोशल डेवलपमेंट वर्क, और वो मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई विल गेट देयर स्ट्रांग कन्विक्शन. वेरी नाइस. तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने छेड़ दिया है. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए, मे बी स्पेसिफिक जर्नी दैट यू हैव ट्रैवल्ड सो फार. इट्स वेरी एक्साइटिंग टू हियर ऑल द माइलस्टोन्स हमारी टीम ने बनाया, and they also have mentioned that what are the companies that you have worked with. So maybe I think at the last we also want to hear about maybe I think the milestones of your professional journey. उस तरह से किस हिसाब से जो यंग जनरेशन है, किस हिसाब से आपके करियर को देख करके, आपकी जर्नी को देख करके कैसे इंस्पायर हो सकती है. So maybe this is almost like end of the podcast, but we want to hear from your side in terms of how to make the youth more inspired with the journey like you have traveled. अच्छी जर्नी रही, satisfying, no doubt satisfying. और सबसे अच्छा ये लगता है कि you can see the impact, something that you created became a flagship thing for the government, or something is still existing. तो वो एक काफी सेटिस्फाइंग लगता है. जर्नी सही में बिहार से स्टार्ट हुई. आई वाज बोर्न, स्कूलिंग भी वहीं पे. आई वाज बोर्न इन धनबाद, जो झारखंड का है. वहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे, ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब देयर. मेरी स्कूलिंग हुई है बिहार में ही. मैंने +2 बिहार में किया. हजारीबाग इज द नेम ऑफ द प्लेस. वहाँ से +2 किया. देन आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया. देन आई डन माय MBA, एंड देन फ्रॉम देयर द जॉब, आई मीन वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टेड. और मैं पहले था मार्केटिंग लाइन में 1-2 साल. सो इट वाज अ मिक्स ऑफ एनर्जी, मार्केटिंग एंड मेनी अदर थिंग्स. गुड दैट आई गॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलती गई. मैं डेयरी में काम किया, कुछ इनोवेटिव वर्क किए. वहाँ से फिर मुझे आई गॉट सम हैंग ऑफ कंसल्टिंग. फिर मैं PwC में गया. वहाँ पे बोलते हैं ना कि प्रॉपर कंसल्टेंट. सो very good organization to work, very good experience that I had there. And then yes, by and by I joined different organizations, and here in video I'm trying to develop this synergy practice, and I'm sure I will be successful in that. तो मुझे ये लगता है कि एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, I can do this, nothing is impossible in this world. That confidence is very important. Along with the confidence needs that hard work, passion to study, passion to learn, passion to network, passion to learn from different people. Listening capacity is also very much required. Person who listen more can absorb more. तो ये है, पढ़ते लिखते रहें, न्यूज़ से अपडेट लेते रहें, लोगों से मिलते रहें, उनके पर्सपेक्टिव सीखें, चीजें हो जाती हैं. एंड यस, अ गुड कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आई विल से आपका कैरेक्टर वहीं से रिफ्लेक्ट करता है कि आप जिस ग्रुप में हैं, क्योंकि दे आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर. हर एक पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बेटा
सबसे अच्छा बने या मेरी बेटी सबसे अच्छी बने, बट वो आप अपने आप को कैसे ये कर पाते हैं, वो किस कैरेक्टर से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो पीयर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या किससे होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और जहां तक मुझे लगता है पीयर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं और एक एनालाइज करते हैं एंड देन यू टेक ए कॉल। सो इफ यू आर इन अ गुड कंपनी देन चांसेस आर फेयर दैट यू विल एक्सेल। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई टोटली एग्री। आई थिंक पीयर्स या जो आपका नेटवर्क है, लेयर्स भी होती है नेटवर्क में, वो किस हिसाब से आपके साथ में काम करता है, हाउ यू वर्क विद देम म्यूचुअली, इट टीचेस यू अ लॉट। और वो शायद आपको नॉट ओनली भी प्रोफेशनली हेल्प करता है आपकी करियर लैडर में आगे बढ़ने में, बट ऑल्सो personally also, because you get lot of emotional connect with lot of people who you work with, not only from the family but lot of people who you work with, they also are connected with you and they are with you in lot of thick and thins. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि मतलब सोसाइटी के साथ चलें, उसको सपोर्ट करें whenever they need your support. That is very very important. एक passion to work something new, different, and also try and sympathize with others' problem. और जहाँ तक हो सके, if God has made you capable, then give something to the society, give something to the needy. If you follow this approach, I think things click. And then it's not that only you are successful, then you are helping others to join the league. That is very important. That अपने लिए तो सब जीते हैं, मतलब you earn and you have a better life, but if some support you could provide others to pull them up, nothing like it. It's very fulfilling also. It's very fulfilling, very fulfilling. I mean, and I'm not saying that one should help, say financially or anything. It also goes with the colleagues who are working with you, under you. So try and tease them as if you want to see them where you are in few days time, few years time. So if you have that kind of notion, then I think absolutely, I totally agree. I think mutual learning is always good. Sometimes you also get to learn a lot from the maybe I think the most younger or the most maybe I think young person in your team. I'll quote some examples. Sometimes if there is any commercial decision that I have to take, I don't take all alone. I mean, there were a few colleagues of mine. I always used to rely on them, on their feedback. So yes, because I consider that they have that kind of commercial sense better than me. So yes, you are very right. You learn from different places. Doesn't matter whether they are your seniors or junior. So one last question. You mentioned you want to work in the social sector. क्या करना चाहते हैं? Certainly, you mentioned that you want to work in your state. And वो रहता ही है. I think the land from where you belong to, it's very much like you feel connected always, all the time, no matter where you are. जिंदगी भर मैंने अभी मतलब ये तो मैं बोलूँगा एनर्जी पे काम किया, एनवायरनमेंट पे काम किया, बट एक चीज जो मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो इफ आई कुड वर्क ऑन दीज 3 E's, nothing like it. Energy, because there is a requirement of green energy and other things. Environment, if you're taking care of environment, you're taking care of energy. But empowerment is equally important, and empowerment comes with self-belief. Self-belief comes with confidence, and confidence comes with your education, your maybe livelihood options that you have, how much you are earning. So right from awareness generation, education, creation of rural livelihood or livelihood even in urban areas, if you combine all these things together, then a person becomes empowered. So this is what I plan to do. Empowerment, I think, is very important. And whatever you are doing, rural livelihood, say you are trying to create something, if you're doing it in a sustainable manner, taking care of environment aspects, this is what I am trying to. Very nice. Wish you all the very best. Thank you so much, Rakesh ji, for being with us here. And हम सब लोग होपफुल हैं जो बजट पे हम लोग आज डिस्कशन किया है. इट मे हैव सम लर्निंग्स फॉर आवर लिसनर्स, और वील ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जो इस बार का बजट है उसका इम्पैक्ट 1 साल के बाद में क्या आएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर. थैंक यू. एंड इसके साथ ही हम लोग ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं.
थैंक Thank you. यू Thank you so थैंक much. यू